हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है आपके अपने चैनल वेब स्टूडियो के में। फ्रेंड्स, आज के हम इस सेशन में करने वाले हैं 10 जनवरी 2022 में जो आपका सीटेट का ऑनलाइन पेपर हुआ था, पेपर 2 का सीडीपी, जो कि आपका होगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि पेपर 1 का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, पेपर 1 का अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो पेपर 1 का प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिए। एक ही प्लेलिस्ट बनी हुई है सीटेट ऑनलाइन PYQ के नाम से। और फ्रेंड्स, उसी प्लेलिस्ट में पेपर 1 का भी वीडियो है, पेपर 2 का भी है। तो पहले मैंने पेपर 1 का EVS मैथ्स CDP करवाया है बहुत सारा, उसको आप जाकर देख लीजिए। उसके बाद अभी हम पेपर 2 का करवा रहे हैं। पेपर 2 का भी हमने मैथ साइंस कुछ करवाया है। CDP मैं खास करके अभी करवा रही हूँ इसलिए क्योंकि CDP PYQ से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए फ्रेंड्स CDP करवा रहे हैं PYQ से पेपर 2 का। तो आप लोगों के लिए अगर हेल्पफुल रहेगा सेशन तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे सेशन में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि शरीर के विभिन्न तंत्र अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं? अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं। प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत बताता है फ्रेंड्स के अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं। पदानुक्रमित एकीकरण का सिद्धांत ये नहीं बताता है। और समीप दूराभिमुख सिद्धांत जो आपका हो गया एक शीर्षगामी, सिर से पैर की तरफ, ठीक है। और ये सेंटर से पेरीफेरी वाला सिद्धांत है, सेकंड वाला। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपका 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि शरीर के विभिन्न तंत्र अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं, सबका डेवलप होने का रेट एक ही नहीं होता है। इसको बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ सिस्टम्स, यानी कि 4th ऑप्शन राइट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 2 को देख सकते हैं। बच्चों का या के शारीरिक विकास केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक, किस सटीकता से विकासात्मक प्रतिमानों से तुलना करके भविष्यवाणी की जा सकती है? एक व्यवस्थित और अनुक्रमिक तरीके से होता है, लेकिन अलग अलग बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। बिल्कुल, देखिए जो विकास होता है एक व्यवस्थित और अनुक्रमिक तरीके से यहाँ पर होता है, और लेकिन अलग अलग बच्चों का जो दर होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। मतलब सभी बच्चे का रेट एक ही जैसा नहीं होगा। तो यानी कि एक ऑर्डर में होगा, एक सीक्वेंस में होगा। ऐसा नहीं कि बच्चा दौड़ना पहले शुरू करेगा, पहले बैठना, फिर खड़े होना, फिर वो चलना, फिर दौड़ना, है ना। एक सीक्वेंस में होगा, एक ऑर्डर में होगा, लेकिन जो रेट होगा सभी बच्चे का अलग अलग होगा। यानी कोई बच्चे 2 साल में दौड़ना अगर शुरू कर रहे हैं, कोई बच्चे 2.5 साल में, है ना, कोई बच्चे 1 साल में, मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे अंतर होता है, ठीक है। तो 4th ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो विकासात्मक परिवर्तन, यानी कि जो डेवलपमेंट है उसमें जो चेंज होता है ये क्या अत्यधिक अप्रत्याशित है? तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। मध्यकाल तक बहुत तेज़ी से होते हैं, फिर एक पठार तक पहुंचकर रुक जाते हैं। नहीं, विकास कभी रुकता नहीं है। व्यक्तियों में अलग अलग दरों पर होता है, बिल्कुल, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र नहीं है, सामाजिक संस्कृति का भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो 3rd ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग रेट से होता है, ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो बच्चों स्कूल में अकादमिक संप्रदायों के अलावा मूल्य एवं धारणाएँ भी सीखते हैं। बिल्कुल, मूल्य और धारणा भी सीखते हैं बच्चे स्कूल में, ये बात सही है। स्कूल समाजीकरण की एक द्वितीयक परंतु महत्वपूर्ण संस्था, ये भी सही है। देखिए दोनों सही भी है, और दूसरा क्या है, पहला का व्याख्या भी कर रहे हैं, है ना, कि स्कूल समाजीकरण का द्वितीय संस्था है। तो यहाँ पर 1st ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े तो यहाँ पर देखिए, जब कोई छोटी बच्ची ऊंची ऊँट को पहली बार देखती है, ऊँट को देखती है, छोटी बच्ची एक ऊँट को देखती है जब पहली बार, तो उसे ऊंची पीठ वाला घोड़ा कहती है। ऊँट को क्या बोलती है, ऊंची पीठ वाला घोड़ा। पियाजे के सिद्धांत में किसका उदाहरण है? अब यहाँ पर बताइए कि जो बच्ची ऊँट को देख करके ऊंची पीठ वाला घोड़ा कह रही है, तो किसका ये सिद्धांत है, समावेशन का। यानी पहले से घोड़े का कॉन्सेप्ट उसके माइंड में है, उसमें ये समावेश कर रही है, ठीक है। समावेशन को इंग्लिश में एसिमिलेशन बोलते हैं। संरक्षण तो होगा नहीं, केंद्रीकरण होगा नहीं, जीववाद होगा नहीं। जीववाद मतलब जो सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है ना। तो 4th ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करें तो देखिए 6 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे द्वारा किया गया चरण और विशेषता का सही युग्म है? तो देखिए यहाँ पर सही युग्म की बात, जैसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, विशेषता, परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक सोच, ठीक है। संवेदी चालक अवस्था में विशेषता, प्रतीकात्मक सोच, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विशेषता, संरक्षण, इसमें मूर्त संक्रियात्मक में अमूर्त तर्क,
तो यहाँ पर सही आपसे पूछा गया है। तो देखिए अमूर्त संक्रियात्मक में अमूर्त तर्क नहीं होता है, तो ये फोर्थ आपका जो स्टेटमेंट है यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण कंजर्वेशन का जो थॉट होता है वो इससे पहले सेंसरी में होता है। संवेदक चालक में प्रतीकात्मक सोच। अब देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि वो ये भी नहीं होगा, प्रतीकात्मक सोच इसमें आता है। ठीक है, कंजर्वेशन का भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं आता है कंजर्वेशन, आपका मूर्त संक्रियात्मक में कंजर्वेशन आता है संरक्षण। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी कि थर्ड वाला भी गलत है। और जो संवेदी चालक है इसमें प्रतीकात्मक सिंबॉलिक थॉट जो होता है पूर्व संक्रियात्मक में होता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होगा, परिकल्पनात्मक और निगमनात्मक सोच डेवलप होता है, तो ये सही है फर्स्ट वाला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में भौतिक वस्तु जैसे देखिए कैलकुलेटर, कंप्यूटर के साथ साथ बौद्धिक ढांचे से भाषा क्या कहलाता है, ये सांस्कृतिक उपकरण कहलाते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आप याद रखिएगा, सांस्कृतिक उपकरण की बात वाइगोस्की साहब ने की है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, पियाजे एवं वाइगोस्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में एक शिक्षिका की क्या विशेषता होगी। तो देखिए एक शिक्षिका को कैसा होना चाहिए, गतिशीलता होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, है ना। फर्स्ट एंड सेकेंड यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो 9 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। तो देखिए प्रगतिशील कक्षा की विशेषता कौन सा है, सामग्री केवल प्रदर्शन के लिए, ऐसा नहीं केवल सामग्री प्रदर्शन के लिए नहीं होता है। बैठने की व्यवस्था तय है, बिल्कुल नहीं। औपचारिक परीक्षा के माध्यम से वर्ष के अंत में बच्चों का मूल्यांकन, ऐसा नहीं। शिक्षिका बच्चों को अवधारणात्मक समझ को सक्षम बनाने के लिए सीखने का अवसर प्रदान करती है, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स वो फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, नैतिक तर्क आदर्श पारस्परिकता की समझ पर आधारित है। स्वर्णिम नियम जिसमें बच्चे कोहल भर के नैतिक विकास के सिद्धांत में किस स्तर पर दूसरों की स्वीकृति बनाए रखना चाहते हैं, मतलब कि जो समाज भी हमें एक्सेप्ट करे या दूसरे लोग भी हमें एक्सेप्ट करें। तो ऐसी समझ देखिए, अच्छा लड़का लड़की अभिविन्यास जो है ना, इसमें जो बच्चे होते हैं वो अच्छा बनने के लिए दूसरे की स्वीकृति को स्वीकार करते हैं। बाकी यहाँ पर सज़ा और आज्ञाकारिता तो होगा नहीं, ये तो सज़ा पाने के डर से या आज्ञाकारी बनने के लिए, ये अलग आपका हो गया। ठीक है, और सामाजिक अनुबंधन और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा अच्छा लड़का लड़की, यानी कि अच्छा लड़की और अच्छी लड़की, अच्छा लड़का यहाँ पर होगा। ठीक है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, तो आपका फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुमता को इकाई गुण के रूप में प्रस्तावित किया है। क्या यह बात सही है? बुद्धि को 2 कारकों में विभाजित नहीं, हार्वर्ड गार्डनर ने तो 2 भागों में विभाजित नहीं किया है। बौद्धिक गुणों को 3 आयाम में भी इन्होंने नहीं बोला है। तर्क दिया है कि बुद्धि कई अलग अलग प्रकार की होती है, बिल्कुल बहुबुद्धि सिद्धांत इन्होंने दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो लड़कियां भाषा में अच्छा प्रदर्शन करेगी परंतु गणित विज्ञान में खराब, यह धारणा क्या दर्शाती है? जेंडर रूढ़िवादिता, है ना। फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में देखिए क्या है, विविध भाषा एवं जाति से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में क्या भूमिका है, क्या महत्वपूर्ण है? यह समझना कि विभिन्नताएं बच्चों में कमी, देखिए यहाँ पर बच्चे में कमियां, ये निगेटिव हो गया, यह स्टेटमेंट ऐसे नहीं होगा। यह समझना कि सभी बच्चे में सीखने की क्षमता है तथा ऐसी गतिविधियों की योजना बनाना जो उन्हें अपनी गति से प्रगति करने में मदद कर सके, बिल्कुल ये मतलब कि पॉजिटिव है। सभी बच्चों को समान सीखने की शैली नहीं, सभी बच्चे एक जैसे कैसे सीख सकते हैं, है ना। सभी के सीखने में जो दर होगा, गति होगा, अलग अलग होगा। अर्थपूर्ण सीखने को सुसाधित करने के लिए बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा निगेटिव हो गया, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर हम 14 की तरफ बढ़े। बच्चे कहा या बच्चे के मूल्यांकन केवल व्यक्तिगत विद्यार्थियों के मूल्यांकन के सबूत प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए, व्यक्तिगत नहीं होता है, ठीक है। का उद्देश्य बच्चे की तुलना करना भी निगेटिव हो गया। निष्पक्ष पेपर पेंसिल भी गलत हो गया। गतिक होना चाहिए उन कौशलों की पहचान करने के लिए जो बच्चों में मौजूद है और सीखने के वह कौशल जिनकी उसमें क्षमता है, तो ये आपका पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पर हमने ये चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन फर्स्ट कैसे निकाल लिया, क्योंकि
टैग वर्ड का यहाँ पर कमाल है। अगर आप टैग वर्ड केवल समझ जाते हैं, निगेटिव टैग वर्ड, पॉजिटिव टैग वर्ड, तो आप फ्रेंड्स 70% क्वेश्चन पेडागोजी में सही कर सकते हैं। एलिमिनेट करना अगर सीख गए तो सही आंसर पर जल्दी पहुँच जाएंगे। पूरा इतना लंबा लंबा स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वही चीज़ आपको यहाँ पर समझना है, प्रैक्टिस का मतलब वही होता है, ठीक है। मतलब कि जो 30 क्वेश्चन हैं ऐसा आपको प्रिपरेशन कर लेना है कि आप 15 मिनट में कर दें। मैं 15 मिनट में अभी 30 क्वेश्चन कर लेती हूँ अगर खुद से करूँ तो, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो के अंदर 20 मिनट 25 मिनट इसलिए लग जाते हैं कि कुछ थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी करना पड़ जाता है, ठीक है। वरना 30 क्वेश्चन को मैं 15 मिनट में कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे आप निगेटिव टैग वर्ड, पॉजिटिव टैग वर्ड को समझ जाते हैं, एलिमिनेट करना, निगेटिव क्वेश्चन, निगेटिव स्टेटमेंट, निगेटिव ऑप्शन को सीख जाते हैं, तो बहुत जल्द, बहुत कम समय में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की बात करते हैं। सवाल पूछने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, सवाल पूछना में से कौन सा कथन सही है, मतलब किस टाइप का सवाल हमें पूछना चाहिए। कक्षा में प्रश्न पूछने का प्रमुख उद्देश्य बच्चों को जांचना, तो जांचना बिल्कुल नहीं है, बच्चों को हम जांच नहीं कर सकते। कक्षा में केवल शिक्षक ही, देखिए केवल शिक्षक ही प्रश्न क्यों पूछ सकते हैं, बच्चे पूछ सकते हैं। जानकारी एवं समझ पर आधारित प्रश्नों को प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय अनुप्रयोग एवं विश्लेषण पर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये तो उल्टा हो गया ना। जानकारी पर आधारित इन्फॉर्मेशन वाला प्रश्न नहीं होना चाहिए, अनुप्रयोग और विश्लेषण वाला भी होना चाहिए, लेकिन बजाय यहाँ पर कर दिया कि इसके बजाय, मतलब अनुप्रयोग और विश्लेषण के बजाय केवल जानकारी पर आधारित प्रश्न होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। अब लास्ट ही आपका बच गया जो सही ही होगा। शिक्षक को कक्ष में प्रश्न पूछकर संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करना चाहिए जिससे सीखने को सुसाधित किया जा सके। देखिए ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो यहाँ पर आपका 4th ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सामवेशी शिक्षा के दर्शन का आधार है? सामवेशी शिक्षा के दर्शन का आधार समता है, भेदभाव निगेटिव है, नामीकरण, ठीक है, रूढ़िवादिता निगेटिव है। सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति के चलने फिरने और संतुलन और मुद्रा बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करता है? तो देखिए, चलने फिरने और मुद्रा बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करता है प्रमस्तिष्कीय घात, यानी किसी भी तरह का सेरेब्रल पल्सी अगर होगा, यानी कि दिमाग से रिलेटेड किसी भी तरह का, यानी मस्तिष्क वगैरह में अगर चोट वगैरह लग जाता है, चलने फिरने, उठने बैठने में या मुद्रा बनाए में भी उसे दिक्कत होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। पठन वाला में पढ़ने लिखने से जो समस्या होती है, स्वलीनता में मतलब जो आपका सोशल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है वो हो जाता है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन राइट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किसे बचना चाहिए? देखिए अब यहाँ पर क्या है कि विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले, ठीक है, जो बच्चे मतलब कि सीखने में मतलब कि अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, उनको किसी प्रकार की लर्निंग में प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, सुनने में प्रॉब्लम हो या उनको लिखने में प्रॉब्लम हो, है ना, या उनको देखने में प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, इसको बोलते हैं अधिगम अक्षमता, ठीक है। इन विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए किससे हमें बचना चाहिए? लंबे कार्यों को यथोचित छोटे खंडों में बांटना, तो ये तो बच्चे और आसानी से सीख पाएंगे, ये तो अच्छी बात है। उपयोग में आने वाली रणनीतियों के संकेत प्रदान करना, ठीक है, तो ये भी आपकी अच्छी बात है। नियमित गुणवत्तापूर्ण प्रतिपुष्टि प्रदान करना, यानी फीडबैक प्रदान करना रेगुलर मतलब तरीके से, है ना, बच्चों को, तो इससे भी बच्चे और सीखेंगे। कार्य पूरा करने की कठोर समय सीमा निर्धारित करना, ये गलत है, तो इससे हमें बचना चाहिए, यानी कि 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि हमसे निगेटिव पूछा गया था। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षकों पर अतिरिक्त काम का बोझ डालना, तो बोझ डालने वाला ये सब कोई यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए सही। शिक्षा में असमानता को कायम रखना, शिक्षा में जो असमानता है इसको तो हमें ख़त्म करना है ना, इसको कायम थोड़ी रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक बार ये देख लीजिए। क्वेश्चन है शिक्षक अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी स्कूलों में, यानी प्राइवेट स्कूल में आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के विद्यार्थी उनको भी शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस चीज़ को है, इस चीज़ पर क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये भी नहीं होगा, असमता को कायम क्यों रखेंगे? असमता को ख़त्म करना है ना, समता को कायम रखना है, तो ये भी नहीं होगा। सामाजिक स्तरीकरण को कम करना, बिल्कुल। जो बच्चे अमीर के हैं, अमीर घर के हैं, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, गरीब घर के और वो पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, तो ये जो स्तरीकरण किया गया है ना,
इसको कम करना है। ये थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। सामाजिक आर्थिक वर्गों से संबंधित रूढ़ियों को मजबूत, नहीं, रूढ़ियों को हम मजबूत क्यों करेंगे, अगर रूढ़ियों को कम करना है ना, तो थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई निर्दिष्ट विशेषताओं वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। देखिए, अब यहाँ पर देखना है कि ऐसा विद्यार्थी है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, और इसके लिए अगर हम ऐसा काम करते हैं तो सही है या गलत, स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए जगह दे, तो ये तो सही बात है ना कि प्रतिभाशाली जो स्टूडेंट है, गिफ्टेड जो स्टूडेंट है, उनको हमें स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए जगह देना चाहिए। जो आत्म केंद्रित है, संवेदी अधिभार बढ़ाए, अधिभार और बढ़ा देंगे तो और प्रॉब्लम होगा, तो ये नहीं होगा। पठन वैकल्य, यानी कि जो पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम जिनको होती है, लंबे निबंध लेखन पर आधारित आकलन करेंगे कि चलो इतने लंबे लंबे निबंध लिखो, तो ये तो उनके लिए और प्रॉब्लम होगा। श्रवण बाधिता, जो बच्चे सुन नहीं सकते, उपशीर्षक के बिना चलचित्र दिखा दे, मतलब टॉपिक भी नहीं उनको बताया गया और चलचित्र दिखा दिए, वो देख रहे हैं बट कुछ सुन नहीं पा रहे हैं तो कुछ समझ नहीं पाएंगे, लेकिन शीर्षक उपशीर्षक बता दिया जाएगा तो उससे वो रिलेट कर पाएंगे, है ना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, अब हम देखते हैं 21 में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक शिक्षिका अपनी 6ठी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ सार्थक कक्षा चर्चा करने के लिए मानदंडों और नियमों पर चर्चा करती है। क्या करती है, मानदंडों और नियमों पर चर्चा करती है। ठीक है, शिक्षकों को हमेशा कक्षा में नियंत्रण रखना चाहिए और विद्यार्थियों से परामर्श किए बिना कक्षा के नियमों को निर्देशित करना चाहिए, तो बिल्कुल गलत हो गया, नियंत्रण रखना है ना। एक शिक्षिका अपनी 6ठी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ सार्थक कक्षा चर्चा करने के लिए मानदंडों और नियमों पर, देखिए नियम यहाँ बनाने की बात नहीं कर रही है, जो मानदंड है, जो नियम है, उस पर वो डिस्कशन कर रही है कि क्या इस तरह का ऐसे मतलब हम लोग अपना एक रूटीन बनाएंगे, ऐसा कुछ नियम बनाएंगे जिस पर हम सब मिल के काम करेंगे, तो बच्चों से खुद डिस्कस कर रही है उस नियम के बारे में, अपने से वो कोई नियम नहीं बना रही है कि नहीं हमने बना दिया इसको तुमको फॉलो करना है ना। एक होता है ना, फिर भी हम खुद भी अगर घर में पढ़ते हैं, खुद से पढ़ते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक रूटीन खुद के लिए बनाते हैं, एक नियम खुद के लिए बनाते हैं कि इतने बजे में सुबह उठने, इतने बजे काम करने, तो उसमें वो क्या टीचर कर रही है, बच्चों का परामर्श ले रही है, बच्चों से डिस्कस कर रही है, तो ये अच्छी चीज़ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमेशा कंट्रोल रखना, उससे बिना डिस्कस किए नियम को निर्देशित कर देना, तो ये गलत है, यानी पहला सही दूसरा गलत, तो इसमें आपका हो जाएगा ए सही और आर गलत, यानी थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका क्वेश्चन हो जाएगा, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में सीखना गैर प्रासंगिक है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षक कक्षा और विद्यार्थी के सीखने पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं, ऐसा नहीं। विद्यार्थी एक दूसरे और शिक्षकों के साथ बातचीत करके ज्ञान का निर्माण करते हैं, बिल्कुल ये सही है। आकलन योगात्मक यानी कि और मानकीकृत, ये निगेटिव होता है। समेटिव असेसमेंट सही नहीं होता है, फॉर्मेटिव सही होता है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सभी स्तर पर एक भाषावाद का अभ्यास किया जाना चाहिए। अब देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो ये तो नहीं बोलती है कि सभी स्तर पर एक ही भाषा का प्रयोग करो। रट कर सीखना, ये बिल्कुल गलत हो गया। दिव्यांग अवधियों के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग को हतोत्साहित करना, ये भी गलत हो गया। शिक्षार्थियों को उनके सीखने के पथ और कार्यक्रम को चुनने के लिए लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए, बिल्कुल ये सही है। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हम लचीलापन प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, सीखने के जो रास्ते हैं और जो कार्यक्रम है वो खुद से बच्चे चुन सके, इसके लिए हम क्या फ्लेक्सिबिलिटी रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने तरफ से जो कार्यक्रम बना दिया बस उसी को तुम फॉलो करें, नहीं, उसको चुनने के लिए भी हम अवसर दे रहे थे। फोर्थ ऑप्शन पॉजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 24, नया अधिगम पूर्ववर्ती तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित होना चाहिए और जो बच्चे पहले से जानते हैं उससे संबंधित होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अगर हम कोई नया चीज़ पढ़ा रहे हैं बच्चे को, ठीक है, तो पहले से उसके माइंड में जो भी सूचना है, इन्फॉर्मेशन है, उससे रिलेटेड होना चाहिए। उससे रिलेट करके अगर हम पढ़ाएंगे तो बच्चे समझ पाएंगे अच्छे से, तो ये बात सही है। बच्चे एक रेखीय तरीके से नहीं बल्कि चक्रीय ढंग से सीखते हैं, बिल्कुल ये भी बात सही है। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है कि क्या पहला स्टेटमेंट का दूसरा स्टेटमेंट जो है ये व्याख्या कर रहे हैं, तो बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे को हमें वैसे जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं उनके पूर्व ज्ञान से रिलेट करके पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बच्चे चक्रीय ढंग से सीखते हैं, एक लाइन में नहीं सीखते हैं, तो ये व्याख्या भी कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। 25, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा चर्चा और अन्य गतिविधियों में भाग लेने से डैश बचना चाहिए। अब यहाँ पर आपको देखिए मैच कराने हैं,
कौन सा होगा? यहाँ पर क्या है कि एक शिक्षिका द्वारा विद्यार्थी को कक्षा, चर्चा और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने से हतोत्साहित, ये नहीं होगा, हतोत्साहित वाला होगा नहीं। सहयोगात्मक क्या है? कक्षा, चर्चा और अन्य सहयोगात्मक गतिविधियों में भाग लेने से प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। 26 में आपका क्वेश्चन है, बच्चे प्रमुखतः कैसे सोचते एवं सीखते हैं? कैसे सोचते हैं? सजा के डर के कारण सोचते हैं, सूचना के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, ऐसा नहीं निष्क्रिय निगेटिव हो गया, डर भी निगेटिव हो गया, संसार में स्वयं क्रियाएं करके जिसमें सामाजिक अंतःक्रियाएं शामिल हैं, उत्तेजना प्रतिक्रिया संघों का गणना करके, ऐसा नहीं। थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 27 में है, बच्चों में वैकल्पिक अवधारणाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी जो मिसकंसेप्शन होता है उससे रिलेटेड कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? बच्चों की अवधारणाएं उनके सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभव पर आधारित होती है। ठीक है, तो ये तो सही है, होती ही है, मतलब जो अपने समाज में, अपनी संस्कृति में से जो एक्सपीरियंस लेते हैं उसी से रिलेटेड उनका वो अवधारणा होता है। बच्चे में दुनिया की समझ बनाने की क्षमता जन्मजात होती है और वे अपनी आसपास की घटनाओं के कारण बनाने की कोशिश करते हैं, घटनाओं के कारण बनाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। बच्चे तार्किक एवं बुद्धिमान नहीं होते। देखिए बच्चे को तो भगवान मानना है, CDP में बच्चे को भगवान मानना है, बच्चे को बुद्धिमान मानना है, बच्चे को ज्ञानी मानना है, सब मानना है, बच्चों को कम नहीं आंकना है। तो यहाँ पर ये क्या ले लिया, जो ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन में ले लिया है कि बच्चे तार्किक एवं बुद्धिमान नहीं होते हैं और उसमें अर्थ बनाने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया और यहाँ पर गलत ही पूछा गया, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बच्चों के धारणाओं को समझकर उन पर निर्माण करना महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ये भी सही है। तो देखिए चारों में से तीसरा गलत है और पूछा गया था गलत ही, इसलिए ये सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। वह ज्ञान जो व्यक्ति की अपनी सोच के बारे में और अपने खुद के सीखने के बारे में कहलाता है। अपनी सोच के बारे में, खुद के बारे में अधिसंज्ञान यानी मेटाकॉग्निशन। इससे क्वेश्चन इस बार फ्रेंड्स हर शिफ्ट में, मैक्सिमम शिफ्ट में मैंने देखा है क्वेश्चन पूछा है अधिसंज्ञान मेटाकॉग्निशन से, तो इसको आप जरूर कर लीजिएगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखते हैं 29 में है, विद्यार्थियों को लक्ष्य तय करने के लिए तथा क्षमता के रूप में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको मैच कराने हैं, विद्यार्थियों को महारत उन्मुख, ठीक है, लक्ष्य तय करने के लिए उस क्षमता को अस्थायी रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। नहीं, अस्थायी उसका क्षमता नहीं होना चाहिए। ठीक है, महारत उन्मुख वार्धिक ये आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है देख लीजिए, इंटिटी वाला आपका नहीं होगा। ठीक है, इंक्रीमेंटल वाला जो आपका है वो पॉजिटिव है वर्ड। ठीक है, अस्थायी होना ये सही नहीं है, उसका क्षमता अस्थायी हो जाए। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा, अहम संबंधित भी नहीं होगा। तो यहाँ पर महारत उन्मुख एवं वार्धिक होगा। ठीक है, विद्यार्थियों को महारत उन्मुख लक्ष्य तय करने के लिए तथा क्षमता को वार्धिक रूप से देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यानी सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, स्कूलों में बच्चों की असफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं? तो देखिए स्कूलों में बच्चों की असफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? भय और उत्कंठा, ऊब और उलझन, अप्रासंगिक पाठ्यक्रम, असंदर्भित शिक्षा शास्त्र। तो ये सब तो निगेटिव ही है, ये सब तो जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन किसी में दिया है चौथा में, तो यही ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का जो CDP का था फ्रेंड्स, पेपर 2 का था। मैं आप लोगों को बता दूँ, सॉरी 8 जनवरी नहीं 10 जनवरी 2022 में जो पेपर 2 हुआ था सीटेट का ऑनलाइन पेपर, उसी का मैंने यहाँ पर शेयर किया। पेपर 1 का फ्रेंड्स बहुत सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, सेम प्लेलिस्ट में पेपर 1 पेपर 2 दोनों का वीडियो है। तो आप जाएंगे तो पहले मैंने पेपर 1 का वीडियो बनाकर डाला है, फिर पेपर 2 का मैं डाल रही हूँ। पेपर 2 का भी मैंने साइंस मैथ्स डाला है। हमारे चैनल पर साइंस मैथ्स और CDP आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तीनों से रिलेटेड जो भी आपको लगता है डाउट या आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम, तो फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं प्रयास करूंगी उसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, जब तक एग्ज़ाम नहीं आपका हो जाते हैं तब तक फ्रेंड्स प्रयास हमें करते रहना है। ठीक है, हमें रुकना नहीं है। और पेपर हार्ड बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल पेपर आ रहे हैं। कुछ पेपर 1 में EVS वगैरह में 2 4 5 क्वेश्चन नए आ रहे हैं, उससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 150 में अगर 5 क्वेश्चन नए आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है? 145 क्वेश्चन तो ऐसे आ रहे हैं ना जो सिलेबस
से है, सिलेबस से है, ठीक है। तो 145 में से भी अगर हम अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो 130 प्लस लेकर तो आ ही सकते हैं, एटलीस्ट 120 से तो कहीं मार्क्स जाएगा नहीं, है ना। तो इस तरीके से अपनी तैयारी हमें करते रहनी है, पॉजिटिव हमेशा सोचना है, निगेटिव कभी नहीं सोचना है। आप ये सोचिए आपका शिफ्ट आसान होगा, ईजी होगा, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है, आपका पेपर अच्छा जाएगा, आपका मार्क्स अच्छा आएगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।